हेलो वन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि एसपी क्लर्क मींस की स्ट्रैटेजी के बारे में, तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। उससे पहले अगर मैं एक्सपेक्टेड डेट की बात करूँ तो वो 10 अप्रैल है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। इसके अलावा जो अगर मैं बात करती हूँ तो एसपी क्लर्क मींस में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, ना ही प्री में ना ही मेंस में। तो आपके पास पूरा चांस होता है कि आप अपने बेस्ट सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकें। इसके अलावा अगर मैं पैटर्न की बात करती हूँ तो इसमें इंग्लिश आती है 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन की। हमारी जीए जो होती है इसके अंदर 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। इसके अलावा मैथ्स की बात करती हूँ तो वो 50 क्वेश्चन मैथ्स में आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। लेकिन जो रीजनिंग होता है सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी होता है और सबसे ज़्यादा मार्क्स का भी यही आता है। इसमें 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आते हैं। ये डिपेंड करता है। लास्ट ईयर की बात करूँ तो इसमें 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। हो सकता है कि इस बार ऐसा कर दें कि 1 मार्क्स के अलग और 2 मार्क्स के अलग क्वेश्चन कर दें, तो वो डिपेंड करता है। तो मैं बात कर लेती हूँ मैथ्स की। तो देखो मैथ्स में क्या-क्या आता है। देखो हमें पता है कि ये क्लर्क का जो है मीन्स होता है। तो इसमें आपको स्पीड मैथ्स का भी थोड़ा पोर्शन देखने को मिलता है। लेकिन वो स्पीड मैथ इतना ईज़ी नहीं आता है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आप ईज़िली उसको नहीं कर सकते। तो इसके अंदर आपके जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, ठीक है? नंबर सीरीज़ मिसिंग या रॉन्ग नंबर सीरीज़, या फिर एक्स और वाई वाली सीरीज़ आ जाती है कि दोनों सेम पैटर्न पे हैं और एक रॉन्ग पे है, एक मिसिंग पे है। तो ऐसे करके आपकी सीरीज़ भी आती है। अप्रॉक्सिमेशंस के क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं। तो ऑलमोस्ट आपको 10 से 12 क्वेश्चन तो इन्हीं 2 चीज़ों में से देखने को मिल जाएँगे। लेकिन ये इतने ईज़ी नहीं आते। तो इट इज़ बेटर कि आप अभी से जो है हाई लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके चलो। तो आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं तो आपको 5 से 10 सेट डेली बनाने हैं। मतलब अगर आपकी प्रैक्टिस का अगर आपको अच्छा करना है, आपको चाहिए कि वो कि एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आए आप उनको बना सकें कम टाइम में, तो आपको अभी से प्रैक्टिस करके चलनी चाहिए। देखो बन तो जाते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन ना टाइम बहुत लगता है क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चंस होते हैं ये। तो आपको अभी से प्रैक्टिस करनी है। तो आप कोशिश करें कि आप इन दोनों को मिला के अगर मैं बात करती हूँ तो 15 टू 20 सेट जो है आप डेली बनाएँ। मतलब ये तो नीड है कि आपको ये करना ही है। एंड ऐसा नहीं है कि आप प्री लेवल के बना रहे हो, हाई लेवल के बनाना मतलब जैसे मेंस में आता है वैसे आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ में मिल भी जाएँगे। इसके अलावा अलजेब्रा, आप सोचेंगे कि क्या जो है बैंकिंग में अलजेब्रा आता है, तो हाँ, आता है बैंकिंग में अलजेब्रा। कुछ क्वेश्चन्स आपको मिल जाते हैं, तो इट इज़ बेटर कि आपको जो है आप उस चीज़ को जो सीख के चलें, बिकॉज़ अगर क्वेश्चन्स मिलता है तो आप उसका जो है टैकल कर सकें। तो मेरे को लगता है कि अलजेब्रा भी पढ़ लेना चाहिए। तो अगर इट इज़ पॉसिबल तो आप 5 टू 10 सेट जो है अलजेब्रा के भी लगाएँ। तो अगर आप इन तीनों का मिक्सअप करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि लगभग 20 से 25 सेट जो है आप इन तीनों को मिला के लगा लें, ठीक है? इसके अलावा हमें पता है कि जो डीआई आती है मेंस में वो अरिथमेटिक बेस्ड बहुत सारी डीआई होती है हमारी, ठीक है? एक तो हमारी होती है नॉर्मल डीआई भी आ जाती है, ठीक है? लेकिन अरिथमेटिक बेस्ड तो मतलब एग्ज़ामिनर की फेवरेट है, मतलब वो तो देना ही देना है एग्ज़ामिनर को। तो इट इज़ बेटर कि आप प्रैक्टिस करके चलो, तो आपको डेली जो है आपको बहुत सारी बुक्स भी मिल जाएँगी और मैं जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करती रहती हूँ क्वेश्चंस। तो आपको जो है 3 से 4 सेट तो है अरिथमेटिक डीआई के आपको सॉल्व ही करने हैं। मतलब ये होता है ना कि एक प्रैक्टिस है, ताकि इससे क्या होता है ना कि आपको एक आइडिया पता चलता है कि आपको क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, किस क्वेश्चन को आपको स्किप करना है, किसको आपको बनाना है, इससे आपको पता चल जाता है। तो ऐसा तो होता नहीं है कि मेंस में आपकी बिल्कुल जो होती है ईज़ी लेवल की डीआई आती हो, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सी डीआई तो आपको ऐसे देखने को मिलेंगी जो आपने कभी पहले देखी ही नहीं होंगी, जैसे फंगल डीआई है, आपने कभी नहीं देखी। लेकिन आपको यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी क्लासेस मिल जाएँगी जिनमें उन्होंने जो है हाई लेवल की डीआई को कवर कर रखा है। तो आप एक बार उन क्लासेस को भी देख लें, उन क्लासेस से गो थ्रू भी कर लें और आपके पास अगर बुक है, पीडीएफ है, तो वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इसके अलावा अरिथमेटिक, देखो अगर कोई ऐसा इंसान है जो अरिथमेटिक से बहुत ज़्यादा डरता है, तो ये समझ लें आप बात कि जो है एसबीआई क्लर्क में आपको अरिथमेटिक के क्वेश्चन डेफिनिटली देखने को मिलेंगे एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 10 से 15 तो मैं मिनिमम बोल रही हूँ, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं एग्जाम में। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका अभी भी अरिथमेटिक में कोई पार्ट जो है वीक है या फिर वो डरता है अरिथमेटिक को करने से, तो अभी आप आने वाले 15 डेज़ में ना कोशिश करें कि जो आपका बेसिक है, बेसिक जो आपका अरिथमेटिक है उसको आप कंप्लीट कर लें एंड बाकी के बचे हुए डेज़ में जो है आप अपना कंप्लीट करें इसको। तो देखो आपको क्या करना है कि अरिथमेटिक आप चाहे वो क्लास से करें या फिर किसी पीडीएफ से करें या फिर किसी टेस्ट सीरीज़ से करें, तो आपको अरिथमेटिक के क्वेश्चंस भी लगाने हैं। मैं ये नहीं कहती कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन लगाने हैं, बट इतने तो लगाने हैं ताकि आपको एक पैटर्न पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मेंस में। तो देखो आप 10 से 15 क्वेश्चन तो डेली सॉल्व करें, ठीक है? इसके अलावा मैं बात करती हूँ किस टीचर को फ़ॉलो करें मेंस के लिए। तो देखो आशीष अरोरा सर वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हर्षल सर की भी अच्छा पढ़ाते हैं, मोहंती, मतलब टीचर तो देखो सभी अच्छा पढ़ाते हैं, वो आपके ऊपर है कि आपको किसका बेटर जो है समझ में आ रहा है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जो है मेंस हर्षल सर से पढ़ती हूँ। मतलब मैं अगर पर्सनली बोलूँ ना तो पहले मुझे ना अरिथमेटिक करना बिल्कुल पसंद नहीं था। ऐसा नहीं था कि मुझे आता नहीं था, लेकिन होता है ना एक घबराहट सी होती है कि भई ना ही करो, इस चीज़ से दूर रहो। तो मेरा वैसे ही रहता था, लेकिन मैं ये तो नहीं कहूँगी कि अब मैं बिल्कुल प्रो बन चुकी हूँ, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि मैं
अब स्किप करने से ज़्यादा बेटर समझती हूँ कि एक बार उस क्वेश्चन को ट्राई ज़रूर दूँ, भले ही वो बने चाहे फिर ना बने। तो मैं एक बार क्वेश्चन को ट्राई ज़रूर करती हूँ, फिर अगर वो बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता तो फिर मैं स्किप कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही स्किप करके चलूँ क्वेश्चन को। तो इतना तो मैंने अपने अंदर चेंजेस देखे हैं। तो हर्षद सर मतलब मैं तो यही करूँगी बोलूँगी ना कि मतलब वो बेस्ट है, मतलब मेरे लिए तो है। बाकी देखो सबका अपना एक तरीका होता है समझने का। मैं ये नहीं कहती कि आप इन्हीं सर को फ़ॉलो करो, लेकिन ये है कि आप जिस भी सर को फ़ॉलो करते हो बस उनकी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करो, अच्छे से उनकी क्लासेस देखो। अब क्वेश्चंस करने में आलस आ रहा है मतलब पीडीएफ से, और समझ में भी नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत ईज़ी क्वेश्चन्स होते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं सर की क्लास देख लेती हूँ, ठीक है? सर क्लास में ना बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन्स कराते हैं, बिकॉज़ देखो वो तो टीचर, उन्हें एक्सपीरियंस है, उन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी लाइक दिए हैं और एनालिसिस भी लेते हैं, तो उन्हें आइडिया होता है कि किस तरीके के क्वेश्चन डालने हैं। तो मैं उनकी क्लास देखती हूँ, ठीक है? मैं ज़्यादातर जो है रिकॉर्डेड ही देखती हूँ। तो रिकॉर्डेड में मैं क्या करती हूँ, पहले क्वेश्चन्स को खुद से बनाने की कोशिश करती हूँ, एंड देन अगर मुझसे नहीं बनता है तो मैं सर की अप्रोच को फ़ॉलो करती हूँ। तो आपको भी वैसे ही करना है। अगर आपको लाइव देखनी है, आपको लगता है कि आप बाकी के बच्चों की स्पीड से मतलब चल सकते हैं, तो आप लाइव देख सकते हैं। अगर आप लाइव में कंफर्टेबल नहीं है तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। बस ये करना कि जब आप रिकॉर्डेड देखो तो पहले खुद से बनाने की कोशिश करना, देन उसके बाद सर की अप्रोच को देखना। और ऐसा नहीं है कि आपने आज एक वीडियो देखी और पटक दी, मतलब छोड़ दी कि नहीं देखनी अब, ऐसा नहीं होता। अगर आपने आज कोई वीडियो देखी है, उसमें सर ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, तो कोशिश करो कि वही वीडियो आप 2 या 3 दिन बाद दोबारा से करो, एंड तब दोबारा ना आप खुद से क्वेश्चंस बनाना और टाइमर लगा के बनाना कि मुझे इतने टाइम में ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? तो इससे आपकी बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये मेरा मैथ्स का पार्ट था। मैथ्स में आपको डेली के जो है 2.5 से 3 घंटे तो देने ही। देखो मैं अगर पर्सनली बात कहूँ, देखो सबको अपना पता होता है कि उसको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा जो है टाइम देना है। तो मुझे मेरा ये है कि मेरे को मैथ्स एंड जीए के सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम देना है, ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट भी हैं और स्कोरिंग भी है और ये आपके स्कोर को घटा भी सकते हैं। तो इट इज़ बेटर कि आप इन पे फोकस देके चलें। बाकी हो सकता है किसी की मैथ्स बहुत अच्छी हो तो लेकिन रीज़निंग उसकी अच्छी ना हो, तो आप रीज़निंग पे ज़्यादा फोकस करें, ये आपके ऊपर कंप्लीटली, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ रीज़निंग की, देखो रीज़निंग सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट मैं मानती हूँ। स्कोरिंग सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यही होता है रीज़निंग। बिकॉज़ क्वांट का जो लेवल होता है ना हमारा एग्ज़ाम में, वो थोड़ा-सा हाई आता है। तो हम उतना ज़्यादा स्कोर अच्छे से नहीं कर पाते अगर हम बहुत अच्छे नहीं हैं मैथ्स में तो। अगर एवरेज हैं तो हम एवरेज ही स्कोर कर पाते हैं, लेकिन रीज़निंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो रीज़निंग में सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा मिसलेनियस का पार्ट। रीज़निंग में मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम पेपर को अटेम्प्ट करते हैं ना, तो रीज़निंग ऐसा नहीं होता जिसमें हम पहले पज़ल को करें। बिकॉज़ अगर आपने पज़ल पहले उठाया रीज़निंग मेंस में, तो अगर आप पज़ल में फँस गए तो आपका पूरा पेपर जो है बेकार हो जाएगा। तो इट इज़ बेटर कि अगर आप कभी भी रीज़निंग को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले मिसलेनियस करें, एंड देन उसके बाद आप पज़ल पे जाएँ। मिसलेनियस में आपके बहुत सारे टॉपिक आते हैं, आपका इनइक्वालिटी है, सिलोगिज़्म है, अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़ है, कोडिंग, डिकोडिंग। तो आपको मिसलेनियस के लिए ये करना है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप यूट्यूब से किसी भी टीचर की क्लास ले सकते हैं एंड मिसलेनियस के टॉपिक को अच्छे से कर लें, ठीक है? उसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट पज़ल का यही है, अगर आपको एक बार अप्रोच आ गई ना तो आप खुद से सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप एक बार अप्रोच सीख लो किसी भी टीचर को फॉलो करके, एंड उनके उसके बाद जो है ना आप आराम से जो है 5-5 सेट जो 5 हैं सिटिंग अरेंजमेंट, 5 पज़ल के, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप मिक्स करके भी 5 सेट जो है आपको डेली के लगाने ही है, ठीक है? आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा जो है आप एग्ज़ाम में उतना प्रेशर ले पाएँगे और उतने प्रेशर में आप उतने क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर पाएँगे। इसके अलावा मशीन आउटपुट ऐसा टॉपिक होता है इसमें रीजनिंग में, अगर आपको बनाना आ गया, अगर आपको एक बार पैटर्न समझ में आ गया ना एग्जाम में, अब वो आपका आराम से बन जाएगा, मतलब फ्री के नंबर मान लो आप। लेकिन अगर पैटर्न समझ नहीं आया तो वो 5 नंबर गए। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपको पैटर्न के बारे में पता चलेगा, उतनी ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो इट इज़ बेटर कि आप इसके भी जो है, अगर 4 से 5 सेट नहीं कर सकते तो 3 से 4 तो मिनिमम करें ही इसके सेट। उसके अलावा डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस आते हैं, आपको भी पता है, एंड भर-भर के आते हैं, एंड ये ईज़ी भी होते हैं, मतलब प्री लेवल ही तो होते हैं वो क्वेश्चंस, ऐसा तो है नहीं कि बहुत हाई लेवल होते हैं। बस ये होता है कि हमें समझना चाहिए कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट सही होगी, बिकॉज़ इसमें गलतियाँ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग, जिससे सब डरते हैं, और बहुत सारे तो ऐसे भी होते हैं जो अटेम्प्ट ही नहीं करते एग्जाम में। ऐसा नहीं है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है ना तो आप इसको आराम से बना सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ, स्टार्टिंग में मुझसे भी नहीं बनते थे ये, लेकिन जैसे-जैसे मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया तो अब मैं इस क्वेश्चंस को बना लेती हूँ। ये तो नहीं कहूँगी कि मैं एग्जाम में सारे क्वेश्चन बना लेती हूँ टेस्ट के अंदर, ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ, मैं बहुत सारे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने की कोशिश करती हूँ एंड एक्यूरेसी के साथ, तो ठीक भी निकलते हैं। तो ऐसा नहीं है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे होते जाएँगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में। इसके अलावा टीचर की बात करूँ तो जो मैं जिस टीचर को फ़ॉलो करती थी वो थे हमारे सौरभ सर, ठीक है? मतलब ये मेरे को बेस्ट लगते हैं। इसके अलावा ना सौरभ सर का एक चैंपियंस रीज़निंग करके चैनल भी है, और अभी उन्होंने एक नई जो है सीरीज़ वो स्टार्ट करने वाले हैं, मनी हाइस्ट करके पज़ल का, तो वो इनकी आज से ही क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आप फ़ॉलो करना चाहते हैं तो आप उस क्लास के साथ जो है चल सकते हैं सर के साथ। एंड इसके अलावा अगर आप क्रिटिकल रीज़निंग की मैं बात करूँ, कि मैंने क्रिटिकल रीज़निंग जो है संजय सर से करी थी, मतलब मेरे को बेस्ट लगी यार, इन्होंने जितने अच्छे से समझाया ना, तो वो बहुत अच्छे से समझाया इन्होंने। तो क्रिटिकल रीज़निंग मैंने इन्हीं से समझी थी, तो आप इनको फ़ॉलो कर सकते हैं, कर सकते हैं। मतलब अल्टीमेट ना आपको समझना आना चाहिए, ये नहीं कि आप मेरे बोलने से किसी टीचर को फ़ॉलो करें।
अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कर सकते हैं। तो ये था। अगर मैं बात करती हूँ अब जीए की, तो देखो जीए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बिकॉज़ सबसे ज़्यादा नंबर भी यही डुबाता है और सब अगर अच्छा कर लें तो नंबर भी ला सकता है, ठीक है? एंड सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसी से डरता है। तो जीए में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा होता है बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है? सबसे ज़्यादा पोर्शन इसी का आता है बैंकिंग अवेयरनेस का, ऐसा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी यही होता है। तो अगर आपके पास नोट्स है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास पीडीएफ है तो पीडीएफ से करें, लेकिन बैंकिंग अवेयरनेस करें ज़रूर बिकॉज़ अगर आपसे बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ भी पूछा और आपने आंसर नहीं कर पाया बिकॉज़ वो फ्री नंबर होता है। अगर आपने अच्छे से कर रखा है ना बैंकिंग अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मैंने आरआरबी पीओ भी दिया था और आईबीपीएस पीओ मेंस भी दिया है एंड उसके अंदर ना ओम्बड्समैन के बारे में बहुत पूछा। मतलब दोनों ही एग्ज़ाम में मैंने देखा कि ओम्बड्समैन के ऊपर क्वेश्चंस था ही। तो ये बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड हो गया, ठीक है? इसके अलावा ना नेशनल लेवल पे जो भी स्कीम आएगी वो तो आपको करनी है, अच्छे से मतलब करनी है। उसका डेटा, उसका इम्प्लीमेंटेशन की अथॉरिटी मतलब वो अच्छे से आपको यूज़ करनी है। अगर स्टेट स्कीम की बात करूँ तो अगर आप नाम भी याद रखोगे तो चलेगा, लेकिन नेशनल स्कीम को तो आपको पूरा पोस्टमार्टम करना है उसका बिकॉज़ वो तो आनी ही आनी है। इसके अलावा बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ जैसे आरबीआई है, एसबीआई है, ये आपको करनी है। जैसे एसबीआई का क्वार्टरली प्रॉफिट क्या है, एसबीआई ने कौन-सी नई स्कीम निकाली है या एसबीआई ने कौन-सा नया इंटरेस्ट प्लान लाया है, तो ये सारी चीज़ें आपको करके चलनी है बैंकिंग से रिलेटेड। डेटाबेस न्यूज़ एग्ज़ामिनर की सबसे ज़्यादा पसंद होती है एग्ज़ामिनर को क्योंकि उन्हें पता है कि डेटा जो है स्टूडेंट याद नहीं कर पाते हैं, तो वो लाते हैं। डेटाबेस न्यूज़ में क्या आता है, जैसे आपका यूपीआई का डेटा है, सीपीआई का डेटा है आपका और क्या कहते हैं आपके ये डब्ल्यूपीआई, सीपीआई आते रहते हैं, आपका जीएसटी कलेक्शन आता रहता है, तो ये सारी आपकी डेटाबेस न्यूज़ होती है या फिर बजट में किस स्कीम के लिए कितना एलोकेट किया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा अगर जीए की प्रैक्टिस की बात करूँ तो आपके पास अगर टेस्ट सीरीज़ है तो आप टेस्ट सीरीज़ से कर सकते हैं, नहीं है तो आपको क्विज़ेज़ तो ज़रूर लगानी है। अगर पीडीएफ की बात करूँ तो आपको वीकली पीडीएफ पढ़ के चलनी है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं वीकली पीडीएफ पढ़ती हूँ, ठीक है? वीकली पीडीएफ के बाद आप अगर क्विज़ करोगे ना, तो आपको ये लगेगा कि यार ये क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, तो आप पहले पीडीएफ पढ़ो एंड देन उसके बाद क्विज़ करो तो बहुत बेनिफिट होगा आपको। इसके अलावा डेली क्लासेस मैं जो है वो अड्डा पे लेती हूँ आशीष गौतम सर से डेली क्लास, तो आपको डेली क्लास भी लेके चलनी है और उसके अलावा पीटी मेरे को करना चाहिए। तो देखो जी है ना, आपको नवंबर से मार्च तो करके ही चलना है। अगर आपके पास बाद में टाइम बचता है तो आप होता है ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अक्टूबर के भी देख लेना बिकॉज नहीं पता कि कितने महीने का दे, लेकिन नवंबर टू मार्च तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड प्रायोरिटी मंथ की बात करूँ तो आपका फरवरी एंड मार्च अपना प्रायोरिटी मंथ लेके चलना है इसके अंदर। इसके अलावा अगर मैं अब इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में आपको ना एडिटोरियल रीड करना जो है अब स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो एडिटोरियल रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज़ एग्जाम में ना जो मेंस का पेपर होता है ना उसमें बहुत बड़े-बड़े पैराग्राफ आते हैं आपके, तो आपको वो रीडिंग हैबिट अभी से अपनी जो है बनानी पड़ेगी। इसके अलावा जो भी आप एडिटोरियल पढ़ते हैं या जो भी आप रीडिंग करते हैं उसमें जो भी आपको नया वोकेब मिलता है ना, उसको ट्राई करें कि आप उसको नोट डाउन कर लें, उसको लर्न करें बिकॉज़ एग्जामिनर ना बहुत बाहर से क्वेश्चंस नहीं बनाता, वो एडिटोरियल से ही वोकेब उठाता है, तो इट इज़ बेटर कि आप उसको करते हुए चलें। उसके अलावा टॉपिक टेस्ट है, क्विज़ेस हैं जो आपको ज़रूर लगानी चाहिए। जैसे अगर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मतलब किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपके नंबर नहीं आते, जैसे पीजे में किसी को प्रॉब्लम होती है, किसी को क्लोज टेस्ट में प्रॉब्लम होती है, किसी को आरसी में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आप टॉपिक टेस्ट लगा सकते हैं। तो इससे क्या होता है आपकी उस पर्टिकुलर टॉपिक में जो है पकड़ अच्छी बनती है। इसके अलावा मेंस लेवल आरसी तो आपको 2 सेट डेली के करने हैं। आपको बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, आप वहाँ से कर सकते हैं मेंस लेवल की आरसी। तो इट इज़ बेटर कि आप अभी से करके चलें बिकॉज अगर आपकी एक बार रीडिंग हैबिट अच्छी बन गई ना तो आप आराम से इंग्लिश को टैकल कर सकते हैं। अगर आपके वोकैब में नॉलेज अच्छी है तो आप आराम से इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा पीजे है, क्लोज टेस्ट है बिकॉज मैंने जितना देखा ना, मैंने देखा कि मेंस में जो क्लोज टेस्ट आता है ना वो बहुत अच्छे लेवल का आता है। तो इट इज़ बेटर कि आप क्लोज टेस्ट की जो है प्रैक्टिस अभी से लेके चलें। इसके अलावा मैं टीचर की बात करूँ तो वरुण चित्रा सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ये भी। निमिषा बंसल मैम हैं। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका किसी पर्टिकुलर टॉपिक में जो है प्रॉब्लम है, जैसे किसी को पैराजंबल में प्रॉब्लम या क्लोज टेस्ट में प्रॉब्लम है, तो निमिषा बंसल मैम की आपको परफेक्शन करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूट्यूब पे, तो आप उसको उसमें से जो है वो पर्टिकुलर टॉपिक को कर सकते हैं, देन उसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी। तो ये रहे टीचर। इसके अलावा मैं अगर मॉक टेस्ट की आपको मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, तो देखो ट्राई करो कि अब जितने भी दिन बचे हैं उसमें आप एटलीस्ट 10 to 15 फुल लेंथ मॉक लगाओ। ये कंप्लीटली आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, अगर आपको इससे ज़्यादा लगाने बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतने तो आपको मिनिमम लगा के चलने ही है, ताकि जब एग्जाम में आप उतने 2 घंटे 40 मिनट बैठो ना तो आपको ये ना लगे कि यार मैं तो बैठे बैठे थक गया, ऐसा ना हो। तो अभी से आपको प्रैक्टिस जो है सिटिंग की प्रैक्टिस बना के चलनी पड़ेगी। एंड उसके अलावा जो है सेक्शनल मॉक आप ट्राई करो ना कि डेली के 2 मॉक तो सेक्शनल 2 ही। जैसे मान लो आज आपने क्वांट एंड रीजनिंग का दे दिया, नेक्स्ट डे आपने जो है इंग्लिश का दे दिया या फिर जीए का सेक्शनल दे दिया या फिर इंग्लिश रीजनिंग दे दिया, क्वांट जीए दे दी, आपके मैंने ये सिर्फ़ आपको एक ऊपरी नॉलेज दी है, ये आपके ऊपर है कि आपको इसमें से कितना फ़ॉलो करना है। या फिर अगर आपका कोई बेस्ट टॉपिक ऑलरेडी है, अगर आप ऑलरेडी जो है अर्थमेटिक में या फिर डीआई में अच्छे हैं, तो आप वो अपना पर्टिकुलर टाइम किसी और चीज़ को दे सकते हैं जिसमें आप वीक हो। तो ये आपको अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है। मैंने सिर्फ़ एक बेसिक नॉलेज बताया अपने तरीके से और एक बेसिक तरीके से। सो बाकी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि अपने ऊपर विश्वास रखो कि आप कर सकते हो, ठीक है? बिकॉज़ सेल्फ बिलीव इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। तो अपने ऊपर विश्वास रखो, कोई और तो विश्वास करने नहीं आएगा आपके ऊपर, आपको खुद ही रखना पड़ेगा। बाकी प्रैक्टिस करते रहो, डेफ़िनिटली हो जाएगा इस बार। एंड कोशिश करेंगे कि इस बार डेफ़िनिटली एसबीआई क्लर्क निकाल दें। सो बाकी तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।